हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, जो एजुकेशन डिसिप्लिन का एक सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स का। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इससे पहले मैंने शिक्षा के बारे में बताया था फर्स्ट चैप्टर में, उसके फर्स्ट पार्ट में, कि शिक्षा क्या है, उसके विभिन्न रूप के बारे में बताया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा की प्रकृति के बारे में, और जो शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शिक्षा की प्रकृति के बारे में। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके 3 मुख्य अंग हैं: सिखाने वाला, सीखने वाला और प्रयुक्त होने वाली सामग्री या क्रिया। ये ज़रूरी नहीं है कि सिखाने वाला सीखने वाले के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे, वह अप्रत्यक्ष रूप से भी सीख सकता है। जो शिक्षा है एक प्रकार से, इसमें बताया गया है कि शिक्षा एक प्रकार से सामाजिक प्रक्रिया है जिसके मुख्य से सिर्फ 3 अंग हैं। 3 अंग कैसे? एक होता है सिखाने वाला, जो एजुकेशन होती है, जो प्रोवाइड करवाने वाला। एक होता है सीखने वाला, जो एजुकेशन गेन करता है। और तीसरी चीज़ है उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री या क्रिया, या किसके थ्रू जो है एजुकेशन हमें दी जा रही है। अगर बुक्स में कोई मटेरियल लिखा हुआ है, कोई मटेरियल हो गया या कोई बुक्स हो गई जैसे कि, तो उसके थ्रू हम किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक प्रकार से ये 3 अंग हैं इसके शिक्षा के। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिखाने वाला है वो सीखने वाले के सामने रहे, अवेलेबल रहे। वो अप्रत्यक्ष रूप से भी सीख सकता है, इनडायरेक्टली भी वो सीख सकता है। किसके थ्रू? जैसे कि रेडियो हो गया। रेडियो से क्या होता है कि जो रेडियो में सामने बोल रहा होता है, जो इंसान बोल रहा होता है, तो रेडियो के थ्रू हम वो नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, सिर्फ सुनकर, ना कि उनके सामने अवेलेबल रहकर। तो एक प्रकार से रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया। तो ये सब चीज़ें होते हैं शिक्षा जो हमें मिलती है। जैसे कि टेलीविज़न से हमें जो नॉलेज वगैरह होती है वो गेन करते हैं, हम वो इनडायरेक्टली गेन करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्टली उसके सामने फेस टू फेस रहें तो ही हम एजुकेशन गेन कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं इनडायरेक्टली भी एजुकेशन गेन करने के। समाज में शिक्षा व्यापक एवं सामाजिक दोनों अर्थों में चलती रहती है। जैसे कि जो शिक्षा है व्यापक रूप से भी देखी गई है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक लिमिटेशंस तय कर दी गई हो एजुकेशन के। ये सामाजिक रूप से भी अवेलेबल हो सकता है कि सोसाइटी में रह के वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके थ्रू भी जो है वो एजुकेशन बच्चा गेन कर सकता है। लेकिन हमें शिक्षा उसके व्यापक रूप में ही लेनी चाहिए। क्यों व्यापक रूप में कैसे लेनी चाहिए? कि ज़रूरी नहीं है कि स्कूल्स वगैरह या यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन हमें मिलती है सिर्फ वही गेन करें। इसके अलावा भी जो जनरल नॉलेज की चीज़ें होती हैं उनको भी गेन करना चाहिए। अतः शिक्षा को हम एक अवितरित प्रक्रिया भी कह सकते हैं। थर्ड है, शिक्षा प्रक्रिया के कुछ उद्देश्य होते हैं जो समाज के द्वारा निश्चित होते हैं और विकासोन्मुख होते हैं। अतः शिक्षा को हम विकास की प्रक्रिया कह सकते हैं। जो शिक्षा है प्रक्रिया के कुछ उद्देश्य होते हैं, एजुकेशन के कुछ ऐसे जो उद्देश्य होते हैं जो समाज के द्वारा निश्चित होते हैं, क्या सोसाइटी के थ्रू ये निश्चित होता है उनके लिए। कैसे? जैसे कि जो एजुकेशन जो इन बच्चों को जो बच्चे गेन कर रहे होते हैं उनकी, वो सोसाइटी के थ्रू एक लिमिटेशन उनकी तय कर दी जाती है कि हाँ, कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए ये समाज द्वारा ये निश्चित किए जाते हैं, और ये विकासोन्मुख होते हैं। विकासोन्मुख मतलब कि विकास की ओर अग्रसर होना, कि डेवलपमेंट होती रहती है बच्चे के अंदर। एजुकेशन जितनी गेन करेगा वो उस इंसान के अंदर जो उनका आईक्यू लेवल है वो मजबूत होगा, और वो अपनी आगे अकॉर्डिंग अपना करियर, अपना फ्यूचर बना सकता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है उसको हम विकास की प्रक्रिया भी एक प्रकार से कह सकते हैं, कि डेवलपमेंट बच्चे का हो सके तो वो विकास की एक प्रकार प्रोसेस हो गया कि हाँ, बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। किस रीज़न से? किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू। फोर्थ है, शिक्षा की विषय सामग्री को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। व्यापक अर्थ में यह बहुत व्यापक होती है, लेकिन संकुचित अर्थ में शिक्षा की सामग्री पाठ्यक्रम तक ही सीमित रहती है। लेकिन दोनों ही अर्थों में शिक्षा समाज का विकास करती है। जैसे कि व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ, दोनों ही अर्थों में मैंने शिक्षा की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि व्यापक अर्थ में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में जितनी भी बुक्स में मटेरियल दे रखा होता है उसी से ही हम एजुकेशन गेन करें। व्यापक अर्थ में होता है कि इसके अलावा भी हम सोसाइटी में रहकर या अदर
चीज़ों को करके उनसे एजुकेशन गेन कर सकते हैं। तो दोनों ही अर्थों में कहें तो जो शिक्षा है वो समाज का विकास करती है। संकुचित अर्थ में क्या है कि वो पाठ्यक्रम में ही सीमित रहती है, जो हमें बुक्स वगैरह जो मटेरियल मिलता है कि एजुकेशन हमें क्या करना है कि स्कूल्स में हमें बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, उसी बुक्स के अकॉर्डिंग हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वो होता है संकुचित अर्थ में जो हम एजुकेशन गेन कर रहे होते हैं। लेकिन वो व्यापक अर्थ में क्या होता है कि उसके अलावा भी हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, फैमिली से हो गया, फ्रेंड से हो गया या सोसाइटी से हो गया। तो दोनों ही तरफ से अगर देखा जाए तो वो समाज का विकास करती है। व्यापक अर्थ में शिक्षा की विधियाँ बहुत व्यापक होती है, लेकिन प्राय संकुचित अर्थ में सीमित ही होती है। जो शिक्षा की विधि होती है तो वो बहुत व्यापक होती है। ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा की जो भी तरीके होते हैं कि शिक्षा किस प्रकार से गेन करवाई जाए वो अलग अलग तरीके से होता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब बुक्स में लिख दिया और बच्चों ने पढ़ लिया उसे तो वो एजुकेशन उन लोगों ने गेन कर ली। ये किसी और के थ्रू भी हो सकता है कि खेल के दौरान किसी इंसान को समझाना या समाज कल्याण के लिए जो डिबेट्स वगैरह होती है, डिबेट्स वगैरह हो गया, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके वो एजुकेशन गेन कर सकते हैं। शिक्षा का स्वरूप समाज के धर्म, दर्शन, संस्कृति, समाज की संरचना, अर्थतंत्र तथा प्रगति पर निर्भर करता है। जो शिक्षा का स्वरूप है उसका स्वरूप क्या होता है, एक प्रकार से समाज का धर्म क्या है वो देखा जाता है कि एनवायरनमेंट जो हमारा समाज है वो किस बिहाफ पर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने के टाइम में और आज के ज़माने के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी देखा गया कि समाज किस प्रकार से चेंजेस आए हैं और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग बच्चों की एजुकेशन देखी जाती है। वहाँ की संस्कृति है वो देखी जाती है, समाज की जो संरचना है उसका स्ट्रक्चर देखा जाता है और उसकी जो प्रगति है उस पर डिपेंड होता है ये शिक्षा का स्वरूप जो होता है। और किसी भी समाज के धर्म, दर्शन, शासन तंत्र, अर्थतंत्र तथा वैज्ञानिक परिवर्तनों के साथ साथ उसकी शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। कि मतलब कि किसी भी समाज है, कोई सा भी समाज है, उसके धर्म दर्शन पे शासन तंत्र हो गया, अर्थतंत्र हो गया या वैज्ञानिक परिवर्तन हो गया, इसके साथ साथ ही उसके जो शिक्षा का स्वरूप है उसी में ही चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पहले के टाइम में लोग कैसे रहते थे और आज के टाइम पे जो इंटरनेट की दुनिया आई है तो आज के टाइम पे कैसे रहते हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो एजुकेशन जो है, जैसे कि करंटली कोविड की रीज़न की वजह से जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा दिए गए थे तो वो भी चेंजेस आए थे एजुकेशन में कि उन लोगों की एजुकेशन रुके ना। बस ये है कि नई नई चीज़ों का निर्माण किया गया। गूगल से भी आजकल बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं, हम उससे भी नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो एक प्रकार से हम ये प्रकृति ही जो है वो गतिशील भी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा की प्रकृति है वो गतिशील है कि चेंजेस इसमें आते रहते हैं, गति प्रदान करती रहती है। अब पढ़ना है कि जो शिक्षा है उसके मूल उद्देश्य क्या हैं। तो जो बुक है उसमें बहुत सारे उद्देश्य दे रखे थे तो आज हम वही डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहला है शारीरिक विकास का उद्देश्य कि इंसान का जो शिक्षा है वो बालक का शारीरिक विकास भी करती है। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सृजन ही शिक्षा है। जो अरस्तु है, अरस्तु का कहना यही है कि जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन ही जो है, मन का ही सृजन करना ही शिक्षा कहलाता है। कि इंसान का जो शरीर है वो अगर हेल्दी रहेगा तो उसका दिमाग भी हेल्दी रहेगा, तो उसी बिहाफ पर उसका जो IQ लेवल है वो तेज़ होगा, तो वो एजुकेशन गेन करने में जो शिक्षा है वो ग्रहण करने में काफ़ी मजबूती प्राप्त करेगा। जब बालक का शरीर स्वस्थ होगा तभी वह अपने संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। शारीरिक विकास पर ही मानसिक विकास निर्भर करता है और शारीरिक कमियां शिक्षा में बाधक होती है। जो शारीरिक कमियां होती है इंसान के अंदर वो एजुकेशन में बाधक होती है। सेकंड है कि मानसिक विकास का उद्देश्य है कि जो शिक्षा का क्या उद्देश्य है कि मानसिक विकास करना भी है। एक प्रमुख उद्देश्य है बालक का मानसिक विकास भी करना, कि बिना मानसिक विकास के शारीरिक विकास भी संभव नहीं है। इंसान का जब तक दिमाग मजबूत नहीं रहता तब तक उसका शारीरिक जो उसका डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो सकती। हमारा दिमाग भी काम करता है, हमारी पूरी बॉडी पे डिपेंड करता है और बॉडी जो है हमारी डिपेंड करती है हमारे माइंड पे कि हमारा माइंड कैसा है। कुछ लोग होते हैं उनका माइंड बहुत तेज़ होता है, वो वक्त से पहले ही आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोगों का माइंड बहुत कमज़ोर होता है तो वो पीछे रह जाते हैं। तो एक प्रकार से जो मानसिक विकास है वो शारीरिक विकास भी संभव नहीं हो पाता। तो और बालक जो होते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते।
जब वे मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हों। मानसिक विकास में स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति आदि सभी मानसिक शक्तियाँ आती हैं। जो सोचने की क्षमता हो गई, कुछ इमेजिन करने की जो क्षमता हो गई, तो ये सब मानसिक शक्तियों में आती है कि इंसान का जो दिमाग है वो कहाँ तक सोच सकता है, क्या क्या विचार उसके अंदर आते हैं, क्या क्या दिमाग लगा के क्या क्या नई नई चीज़ों को बना सकता है, नई नई चीज़ों को कर सकता है। और वर्तमान में भारत में योग शिक्षा द्वारा बालक के मानसिक व शारीरिक विकास का अत्यधिक प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि जो इंडिया में है आजकल देखा गया है कि योगा बहुत ज़्यादा करवाने के लिए बोला जाता है कि मेंटली और फिजिकली जो है उनकी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। तीसरा है चारित्रिक व नैतिक विकास का उद्देश्य। चारित्रिक मतलब करेक्टर और मोरलिटी डेवलपमेंट के लिए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, चारित्रिक और नैतिक विकास करना भी है। कि प्राचीन काल में शिक्षक का सबसे प्रमुख उद्देश्य माना जाता था। आदर्शवादी शिक्षा इन पर अत्यधिक बल देती है। चरित्र व नैतिकता से ही अच्छे बुरे का भेद किया जा सकता है कि इंसान का चरित्र कैसा है, इंसान का करेक्टर कैसे है, कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसी से ही जो इंसान के बारे में पता लग पाता है। तो उसको भी ठीक करना ये एजुकेशन डिपेंड करता है एजुकेशन पे कि उनको एजुकेशन किस तरीके से प्रोवाइड करवाई जा रही है और किस सोसाइटी में वो रह रहा है। व्यक्तिगत चरित्र व नैतिकता उसके संपूर्ण जीवन का प्रभाव डालती है। हर्बर्ट ने कहा है कि शिक्षा के समस्त कार्य केवल एक शब्द नैतिकता में प्रकट किए जा सकते हैं। जो हर्बर्ट ने यह कहा है कि जो शिक्षा के जितने भी कार्य होते हैं वो सिर्फ एक शब्द में प्रकट किए जा सकते हैं, नैतिकता में, कि इंसान की नैतिकता क्या है, मॉरलिटी क्या है कि इंसान का, तो उसी पे ही डिपेंड है हमारी एजुकेशन। फोर्थ है व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। शिक्षा मानव के व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष का विकास नहीं बल्कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। जो शिक्षा होती है वो व्यक्ति के सिर्फ जो पर्सनैलिटी होती है उसके किसी एक पक्ष का विकास नहीं करती बल्कि पूरे पक्ष का विकास करती है कि इंसान की पर्सनैलिटी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो सब इसमें इन्वॉल्व होता है और शिक्षा इसी को ही देखती है, इसका विकास करती है। और जो शिक्षा है वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का सबसे प्रमुख माध्यम है। शिक्षा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करके बालक को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र व परिस्थिति के लिए सक्षम बनाती है। कि जो सर्वांगीण विकास करके जो शिक्षा होती है वो हर पक्ष का विकास करती है व्यक्तित्व के, और इंसान को या बच्चे को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में, हर एक करियर अपना बनाने के लिए और हर एक सिचुएशन के लिए सक्षम उन्हें बनाती है। पांचवा है सामाजिक विकास का उद्देश्य। कि जो शिक्षा है वो सामाजिक विकास भी करती है। मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली होता है, समाज में रहकर ही उसका संपूर्ण विकास होता है। रेमंड के अनुसार समाज विहीन मनुष्य कोरी कल्पना है। शिक्षा का अन्य उद्देश्य बालक का सामाजिक विकास करना भी है। शिक्षा बालक में समाज के दायरे में रहकर सामाजिक व्यवहार करने की योग्यता का विकास करते हैं। शिक्षा ही बालक का सामाजिकरण करती है। जो शिक्षा होती है बच्चे को समाज के दायरे में रहकर ही जो सोशली जितने भी बिहेवियर होते हैं, जितने भी उनके व्यवहार होते हैं, उनको व्यवहार करने की योग्यता का भी वो विकास भी करती है। और शिक्षा ही जो है वो बालक का सामाजिकरण भी करती है कि सोसाइटी में किस प्रकार से रहता है बच्चा, वो उस पर डिपेंड करता है उसकी एजुकेशन पे कि किस टाइप की उनकी मेंटालिटी के लोग वहाँ पे रहते हैं और उनकी एजुकेशन कैसे उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य ये नेक्स्ट है। संस्कृति शब्द का अर्थ है सम प्लस कृति, अर्थात अच्छी प्रकार से सोच समझकर किए गए कार्य जो होते हैं, सम प्लस कृति जिसे बोलते हैं। ओटावे के अनुसार ये कहा गया है कि किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। कि कोई भी समाज है, जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में बच्चा रह रहा है, तो उसकी संस्कृति का मतलब क्या होता है कि उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। कि जो समाज की जीवन पद्धति होती है, समाज में रहने वाली जितनी भी जो उनकी लाइफस्टाइल वगैरह है, तो उन लाइफस्टाइल पर ही डिपेंड करती है उनकी एजुकेशन के, उनको एजुकेशन किस प्रकार से उनको प्रोवाइड करवाई जाती है।
शिक्षा संस्कृति का विकास करती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही समाज अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखता है। एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू जो है सोसाइटी अपनी संस्कृति को सुरक्षित भी रखता है और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित भी करता है और उसमें परिवर्तन और विकास भी करता है। इस प्रकार शिक्षा का एक उद्देश्य सांस्कृतिक विकास भी है, कि जो शिक्षा का एक उद्देश्य क्या है, सांस्कृतिक विकास करना, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर संक्रमित करना शिक्षा के थ्रू ही हो पाता है। कि पहले के टाइम पे जो सोसाइटी थी उसमें चेंजेस आते रहते हैं, वो चेंजेस को करने के लिए उनमें चेंजेस करने के लिए सोसाइटी में जो संस्कृतियाँ वगैरह हैं उनमें चेंजेस करने के लिए शिक्षा को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले के टाइम पे देखा जाए तो कैसी एजुकेशन होती थी और अब कितने चेंजेस आए हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अब आता है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना भी है। आदर्शवादी शिक्षा व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के उद्देश्य को सर्वोच्च स्थान देती है। प्राचीन काल में शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य माना जाता था। पहले के टाइम पे बहुत पुराने समय जब स्टार्टिंग हुई थी मानव जाति का, तो जब उनका जब विकास हुआ था तो ये शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य माना जाता था, आध्यात्मिक विकास करना। आध्यात्मिक विकास होता है गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी नानक, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब आदि सभी ने आध्यात्मिकता को शिक्षा का एकमात्र व अंतिम उद्देश्य माना है। आध्यात्मिकता व्यक्ति में नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास करता है। अब ये आध्यात्मिकता क्या होती है कि धर्मों के आधार पर जितनी भी उनको रामायण कथा हो गई या कोई ऐसे मटेरियल जो धर्मों पे आधारित हो, तो वो उनको एजुकेशन दी जाती है ताकि जो बच्चा आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो धर्मों को जान सके। और ये व्यक्ति में प्रेम, परोपकार, सहानुभूति, दया, सहनशीलता, सहयोग, मानवीय, पशु सेवा आदि की भावना का भी विकास ये करता है कि उनको सिंपैथी दिखानी चाहिए, लोगों के साथ दया का भाव रखना चाहिए, आपसी सहयोग बनाए रखना चाहिए और पशु सेवा के जानवरों की सेवा करने की भावना भी उनका भी विकास ये करती है। ज्ञानार्जन का उद्देश्य है कि ये भी है कि प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य होता था ज्ञानार्जन करना। इसका मतलब कि ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना, कि नॉलेज हमें गेन करने के लिए, कि जो नॉलेज है उसको गेन करना और पर्याप्त ज्ञान को दूसरों को प्रदान करना। इसका काम होता था कि हमने जो भी नॉलेज वगैरह गेन की है उसको दूसरों तक पहुंचाना। मात्र ज्ञान प्राप्त करने से ही शिक्षा के सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सत्य या वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। कि जो सत्य है, सच्चाई और वास्तविकता की क्या रियलिटी है, तो एजुकेशन के थ्रू ही हम जान सकते हैं कि सोसाइटी में रहकर जो रियल लाइफ है इंसान की वो जान सकते हैं। और ज्ञान अर्जित होने के बाद व्यक्ति स्वयं ही अपने उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। कि उनके क्या उद्देश्य होते हैं, व्यक्ति के क्या उद्देश्य होते हैं, कि वो अपना करियर बनाए, अपना फ्यूचर बनाए, अपनी लाइफ में कुछ करे, तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज के टाइम पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसके लिए जनरल नॉलेज ही चाहिए होती है और इसके लिए IQ लेवल भी तेज़ होना ज़रूरी होता है, कि उनको जितना ज़्यादा हम गेन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे करियर के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होगा। वातावरण के साथ अनुकूलन का उद्देश्य, नेक्स्ट उद्देश्य था कि शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को वातावरण के साथ अनुकूलन प्रदान करना भी है। कि वातावरण के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढालें, तो इसका उद्देश्य ये भी है। कोई भी व्यक्ति तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जब वह विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना ले, और यह कार्य शिक्षा द्वारा ही संभव है। कि जो भी अपोजिट हमारी जितनी भी सिचुएशन खड़ी होती है, जितनी भी हमारी आगे परेशानियां उत्पन्न होती हैं, तो उनको भी अपने अनुकूल ही बना ले, कि हम अपने अकॉर्डिंग उसको सिचुएशन को हैंडल करेंगे। और ये कार्य किसके थ्रू हो पाता है, कि वो शिक्षा के थ्रू मतलब कि एजुकेशन के थ्रू ही हम जो सिचुएशन है उसको सही प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। उन्हीं के थ्रू ही, उनके अकॉर्डिंग ही हम अपने आप को ढाल सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति परिवर्तनशील समाज की हर परिस्थितियों में स्वयं को सक्षम बनाकर अपना तथा समाज का विकास करता है। कि समाज में जितनी भी परिस्थितियां उत्पन्न होती है उनको हैंडल करने के लिए सक्षम बनाकर अपना और समाज का विकास भी करता है। कौन? शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है।
परिवर्तनशील समाज की हर परिस्थिति में, क्योंकि समाज में चेंजेस आते रहते हैं और चेंजेस आने के बाद, चेंजेस आते आते तो सिचुएशन भी क्रिएट होती है। अब ऐसी सिचुएशन होगी, क्रिएट होगी, तो उसको हैंडल करने के लिए सक्षम बनाता है शिक्षा। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य बालक में वातावरण से अनुकूलन करने की क्षमता पैदा करना है, कि वातावरण के साथ, वातावरण एनवायरनमेंट हो गया या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, उसको हैंडल करने के लिए उसके अकॉर्डिंग उनको मतलब क्षमता, उसकी अनुकूलन करने की क्षमता उसमें पैदा करता है शिक्षा जो है। अब नेक्स्ट है कि अवकाश काल के सदुपयोग का उद्देश्य। कि अवकाश काल क्या होता है, आगे जानते हैं कि शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य क्या होता है कि अवकाश काल के सदुपयोग भी है। अवकाश काल का अर्थ है कि वह समय जब व्यक्ति अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है, अर्थात किसी दूसरे के कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होता। ऐसा होता है कि ऑफिस में जॉब करने वाले जितने भी काम होते हैं, जितने भी जैसे कि फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स होते हैं, वो काम करते हैं दूसरों के अंडर में काम। तो अंडर में काम करने की वजह से उनको आज़ादी नहीं होती, उनको फिक्स टाइमिंग पे ही वर्क करना होता है और उनको फिर सैलरी मिलती है। तो लेकिन जो अवकाश काल जो होता है, अवकाश काल का सदुपयोग करना क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से वो कार्य करता है, अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से करता है, किसी दूसरे का उस पर कोई दबाव नहीं होता किसी काम को करने के लिए। और अवकाश काल में व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार अध्ययन करना, चिंतन करना और मनन करने का अवसर भी मिलता है। जो अवकाश काल में क्या होता है कि व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार काम करने का, पढ़ने का, किसी पर स्टडी करने का, किसी के अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताने का, या उस पर चिंतन करना। चिंतन का मतलब होता है एक गहराई से सोचना, जिसे बोलते हैं कि एक प्रकार से कि गहराई से सोचता है, कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकालता है, सही गलत का फैसला करना और मनन करने का अवसर भी इसमें मिलता है। शिक्षा व्यक्ति को अवकाश काल के सदुपयोग में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा अवकाश काल के सदुपयोग व दुरुपयोग में भेद का ज्ञान कराती है। जो एजुकेशन होती है अवकाश काल के सदुपयोग में, क्या मतलब कि जो भी काम होते हैं उसका अच्छा और बुरा जानने में जो शिक्षा है वो मदद करती है, क्योंकि जिनको नॉलेज नहीं होती किसी चीज़ की, तो उसको सही और गलत का फैसला करने में उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो शिक्षा जो है, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि इंसान के कार्य में या किसी भी चीज़ में कोई भी सिचुएशन उसके सामने आती है तो उसका सही और गलत चूज़ करने में उसे मदद मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इसमें मैंने बताए हैं कि शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।